हेलो एवरीवन। आज की वीडियो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के ऊपर है कि इस चैप्टर को मैं पूरा समझाऊंगी आपको। ये वीडियो पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं जल्दी अपलोड करूंगी। किसी स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट किया था कि प्लीज ये चैप्टर समझा दो, उसके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उसकी रिक्वेस्ट पे मैं चैप्टर लेके आई हूँ। तो अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इतनी बात तो हम सबको पता है, 5th चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है। 5th चैप्टर से इतनी बातों में पता चल गई है कि जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में होता है। जैसे हमारे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। कुछ वायरसेस जैसे टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, ऐसे कुछ वायरस होते हैं जिनके अंदर डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, उनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। जिन बच्चों ने डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा उनको मेरी थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही होंगी कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, इस चैप्टर में मैं दोबारा पढ़ाऊंगी कि डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है, सब पढ़ाऊंगी। अभी इतनी बात समझ लो कि ज्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। अब डीएनए होता क्या है हमारी बॉडी के अंदर? हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, ठीक है। हर एक सेल जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर जिन्होंने 5th चैप्टर पढ़ा है उन्हें मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, और जिन्होंने 5th चैप्टर नहीं पढ़ा है वो पढ़ के आओ, तभी आपको ये वाला चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमारी बॉडी है, उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके अंदर डीएनए होता है, और जो डीएनए होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक इंट्रो हुआ कि डीएनए क्या होता है, कहाँ होता है, ये वो। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो डीएनए है वो कैसे ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। ट्रेट्स क्या होते हैं? जैसे कि आई कलर, बॉडी कलर, हेयर कलर, ये सब ये ट्रेट्स होते हैं। जैसे कि कई लोग होते हैं उनका आई कलर ब्लू होता है, कई का ब्राउन होता है, कई का ब्लैक होता है, कई के बाल जो होते हैं वो ब्राउन होते हैं, ब्लैक होते हैं। ऐसे मतलब कलर चेंज होता है। ऐसे ट्रेड्स जो होते हैं, जो डीएनए है, इन चीजों को, जो आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, ये सब होते हैं ट्रेड्स। तो डीएनए कैसे कंट्रोल करता है ट्रेड्स को, ये पढ़ेंगे। हाउ इज प्रोटीन सिंथेसिस रिलेटेड टू डीएनए, हम ये देखेंगे डीएनए प्रोटीन्स कैसे बनाता है। डीएनए हमेशा डायरेक्टली प्रोटीन्स नहीं बनाता है, पहले डीएनए से आरएनए बनता है, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। पूरा इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी डरो मत, मैं बता रही हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, कि डीएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए, आरएनए का क्या रोल होता है। हाउ ट्रेट्स पास थ्रू जनरेशंस, मतलब कि मम्मी पापा से बच्चों में, आगे फर्दर जो आने वाली जनरेशन है उनमें ट्रेट्स कैसे पास ऑन हो रहे हैं, इस चैप्टर में वो सब पढ़ेंगे। अब सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बात करते हैं। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स है, दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए, आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स, आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए की बात करें तो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसका क्या मतलब है? हेलिक्स क्या होता है? जो डीएनए होता है ना वो दो स्ट्रैंड से बना होता है। डबल स्ट्रैंडेड समझ में आ रहा है, दो स्ट्रैंड से बना होता है। हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर डीएनए का बनाया है, ये ऐसे 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 है ना, स्ट्रेट नहीं खड़े ना, ऐसे ऐसे हेलिक्स की फॉर्म में है। तो ये आपस में दो स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो ऐसे ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है कुछ डीएनए का। इसके बीच में जो मैंने ग्रीन ग्रीन कलर से शो किया है लाइंस, इनको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। तो डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड्स होते हैं, हेलिक्स की फॉर्म में होता है, तो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रैंड्स बनाए हैं इनको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। डीएनए जो होता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। वही मैंने बोला कि ये जो एक स्ट्रैंड जो है उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। जो ग्रीन ग्रीन कलर के बनाया एक स्ट्रैंड को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। बहुत सारे स्ट्रैंड है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हो गए। पॉली मतलब बहुत सारे, मैंने लिखा भी है, मैंने ज्यादातर चीजें लिखने की कोशिश करी है, क्योंकि ताकि जब आप रिवाइज करोगे ना चैप्टर को तो आपको मेरी एक एक बात जो मैं बोल रही हूँ वो आपको याद आए कि हाँ मैं दीदी ने मेरे को ये समझाया था, ये समझाया था। तो अभी मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें कोशिश करी कि मैं लिखूं।
ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, मतलब कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, तो पॉली मतलब मेनी, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। डीएनए एक तरीके का पॉलीमर होता है। पॉलीमर क्या होता है? मेड अप ऑफ सेवरल रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। देखो मैंने डायग्राम बनाया है ना, ये होता है पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर क्या होता है कि जैसे एक मोती वाली माला होती है ना, उसमें क्या होता है कि मोती होते हैं और बीच बीच में धागा होता है माला का, है ना, ऐसे ही होता है। ये जो धागा है ये बनाया, इसके ऊपर कुछ मोती बनाया, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारा पॉलीमर का। और एक अगर इस बीट की, एक बीट जो है उसकी बात करें तो उसे मोनोमर कहते हैं। तो बहुत सारे मोनोमर से पॉलीमर बना है। ओके, इन डीएनए जो मोनोमर यूनिट्स होती है, डीएनए के अंदर जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं उसको हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अब जितने न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में होंगे उस बात पे डिपेंड करेगा कि डीएनए की लेंथ कितनी है। अगर मैंने अभी इतना बड़ा बनाया है, इसमें जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो इसकी इतनी लेंथ हो गई है। ठीक है, अगर इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होते तो छोटा सा बिल्कुल डीएनए बनता। अगर इसमें 30 न्यूक्लियोटाइड्स मैं ऐड कर दूं तो बहुत बड़ा न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के बनाए हैं मैंने बीच बीच में, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जितने ज्यादा ये आते रहेंगे उतना बड़ी लेंथ होती रहेगी डीएनए की। आरएनए क्या होता है? आरएनए भी एक पॉलीमर होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है पॉलीमर। अब ये भी एक पॉलीमर होता है और इसकी जो मोनोमर, अभी मैंने बताया पीछे डीएनए में कि पॉलीमर क्या होता है, बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स जिसको मोनोमर कहते हैं उसका बना होता है। तो इसकी जो मोनोमर यूनिट्स होती है उनको हम राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जो हम न्यूक्लियोटाइड बार बार बोल रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 कंपोनेंट से बना हुआ है, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। अब एक एक करके इन तीनों की बात करते हैं कि ये क्या होते हैं। पेंटोज शुगर की बात करें तो पेंटोज शुगर एक मोनोसैकेराइड होता है जो कि 5 कार्बन एटम्स का बना हुआ है। अभी मैं स्ट्रक्चर बताती हूँ क्या है। तो ये समझ लो कि मोनोसैकेराइड होता है जो कि 5 कार्बन एटम से बना होता है। आरएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर होती है उसको हम राइबोज शुगर बोलते हैं। डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर होती है उसको डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो 5 कार्बन एटम्स का बना हुआ है दोनों स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? डीऑक्सीराइबोज है ये राइबोज है। इन मैंने इसको हाईलाइट भी किया है कि राइबोज के अंदर 4 OH ग्रुप्स हैं, है ना। राइबोज के अंदर 4 OH ग्रुप्स हैं। और डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन गायब है, एक ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पर OH की जगह H है, मतलब 3 जगह OH है और एक जगह H लगा हुआ है। तो ये डीऑक्सीराइबोज है और इसमें राइबोज। नेक्स्ट फॉस्फेट ग्रुप की बात करें तो इट इज द इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरस, सबको पता है। फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अलोंग विद द शुगर। ये क्या करता है? पेंटोज शुगर, इसमें शुगर पेंटोज शुगर की बात की गई है। पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप साथ में मिलके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है उसकी बैकबोन बनाते हैं। अभी हम पूरा स्ट्रक्चर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का पढ़ेंगे। इतना याद रखो कि पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप ये जो होता है ये बैकबोन बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। नाइट्रोजनस बेस की बात करें सो दीज आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स विद प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेस, मतलब कि वो कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन हो, ठीक है, और उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेस की तरह हो। ठीक है, बेस तो सबको पता है ना, एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, वही वाला बेस है। तो वो कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो और जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बेस की तरह हो। नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, पिरिमिडीन एंड प्यूरीन। पिरिमिडीन और प्यूरीन जो होता है ये हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं दोनों। ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है, ये 9 मेंबर्ड रिंग होती है। स्ट्रक्चर से पता लग रहा है, मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है, ये 9 मेंबर्ड रिंग होती है। इसके एग्जांपल्स हैं एडेनाइन, ग्वानिन इसके, और इसके हैं साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। ये 5 जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं ये 5 जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं। बस फर्क इतना है, जो यूरासिल होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है और जो थाइमिन होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे ये जो बेसेस होते हैं ना ये आपस में कैसे लिंक्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू लिंक होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी इतना याद रख लो, ये 5 बेसेस होते हैं और नाइट्रोजनस बेस 2 तरीके के होते हैं, पिरामिडिन और प्यूरीन। अब तक हमने न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, मतलब कि कंपोनेंट्स पढ़ लिए कि कंपोनेंट्स 3 कंपोनेंट्स है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड द फॉस्फेट ग्रुप। अब
न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो बनता कैसे, इन तीन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया, बट अब ये कैसे तीनों कंपोनेंट्स कंबाइन होते हैं ताकि एक न्यूक्लियोटाइड बन सके। तो नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोज शुगर थ्रू अ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। क्या है, मैंने डायग्राम बनाया है, नाइट्रोजनस बेस है ये, ठीक है, इसके साथ जो है पेंटोज शुगर जो है वो अटैच हो रही है, ठीक है, इसके साथ अटैच हो रही है। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस जो है आपस में लिंक हो रहे हैं थ्रू अ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पर इनका ये बॉन्ड बन रहा है, मैंने हाईलाइट किया है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है, इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अब ये दोनों जब आपस में मिल गए, इनके बीच में बॉन्ड बन गया, तो इन्होंने आपस में जो स्ट्रक्चर मिल गया, इन्होंने बनाया न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर न्यूक्लियोसाइड बना दिया, ठीक है। अभी न्यूक्लियोटाइड नहीं बना, न्यूक्लियोसाइड बना। A phosphate group 5' OH of a nucleoside through phosphoester bond to form a nucleotide। इन दोनों ने मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाया था। अब ये है 5' OH, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप जो है उसको अटैच कर दिया गया है ताकि न्यूक्लियोटाइड बन जाए। यहाँ क्या हुआ था, नाइट्रोजनस बेस था, पेंटोज था, यहाँ पर इन दोनों, ये दोनों आपस में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक हो गए, दोनों ने न्यूक्लियोसाइड बना दिया। यहाँ 5' OH से न्यूक्लियोसाइड के 5' OH से फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच हो गया और इन तीनों ने मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना दिया। तो ये स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोटाइड का। तो हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना देते हैं, है ना, पहले मैंने बताया। अब क्या होता है, यही मैंने चीज लिखी है कि मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स जॉइन टुगेदर थ्रू 3' 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बताती हूँ क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। पर वो कैसे जुड़ते हैं, है ना, वो जुड़ते कैसे आपस में, ये जुड़ते हैं थ्रू 3' 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन 5' carbon of one sugar molecule and 3' carbon atom of the another pentose sugar molecule। क्या होता है, दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अब इन दोनों को हमने आपस में ज्वाइन कराना है। पॉली कैसे समझ में आएगा, जब हम दो को ही ज्वाइन करा देंगे, है ना, दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में ज्वाइन करा देंगे, ऐसे बहुत सारे ऐड हो जाएंगे, है ना। तो अभी हम पहले पढ़ते हैं कि दो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो कैसे ज्वाइन करते हैं। मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बात समझाती हूँ। अब ये देखो, ये एक न्यूक्लियोटाइड है ना, ये वाली जो चीज है जो मैं बता रही हूँ, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये वाला दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ओके। ये एक है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप है, इसमें पेंटोज शुगर है, इसमें नाइट्रोजनस बेस है, ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। कैसे बना वो मैं बता चुकी हूँ कैसे बनता है। ये भी दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फेट ग्रुप है, पेंटोज शुगर है एंड नाइट्रोजनस बेस है। अब ये आपस में जुड़ेंगे कैसे, 3' 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, है ना, इसी से 3' यहाँ लिखा है 3' कार्बन 5' कार्बन, फॉस्फोडाइएस्टर मतलब कि फॉस्फेट ग्रुप आएगा, नाम ही हमें बता रहा है कि फॉस्फेट ग्रुप आने वाला है। तो 5' कार्बन जो ये हैं दोनों शुगर के, इनके बीच में आएगा फॉस्फेट ग्रुप जो कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देगा, ठीक है। ये देखो, एक शुगर मॉलिक्यूल, ये दूसरा शुगर मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो 3' कार्बन है 5' कार्बन है, इसके बीच में आया फॉस्फेट ग्रुप, इसने बना दिया 3' 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यही चीज मैंने लिखी थी डेफिनेशन में, यही लिखा था ना, न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन 5' कार्बन ऑफ वन शुगर मॉलिक्यूल एंड 3' कार्बन एटम ऑफ द अनदर पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल। यही मैंने लिखा था, मैंने समझा दिया है कैसे हुआ ये। अब हम न्यूक्लिक एसिड चेन की बात करते हैं। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, उसमें दो प्री एंड्स होता है, अभी मैंने बताया 5' एंड होता है, एक 3' एंड होता है। अब एग्जैक्टली इसके बारे में पढ़ते हैं, होता क्या है। 5' एंड, ये वाला जो एंड है, इसमें फ्री फॉस्फेट मॉइटी एट 5' एंड ऑफ द राइबोज शुगर। ये राइबोज शुगर है, इसमें क्या हो रहा है, ये 5' एंड है, 5' कार्बन है, यहाँ पर एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। 3' एंड की बात करें तो यहाँ पर फ्री 3' OH ग्रुप ऑफ राइबोज शुगर, यहाँ पर 3' एंड पे एक फ्री OH ग्रुप जो है
राइबोज शुगर का वो अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पर 5 प्राइम एंड में एक फॉस्फेट ग्रुप फ्री अटैच्ड है, यहाँ पर 3 प्राइम एंड में एक OH ग्रुप अटैच्ड है। अब ये तो है हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यहाँ से देखो ये जो ATGC ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो यहाँ से इमर्ज आउट हो रहे हैं, यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है कि कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। तो ये चीज वो बताई गई है कि ये सारे आपस में कैसे मिलते हैं, फॉस्फेट ग्रुप से मिलते हैं, मैंने बताया। बेसिस कैसे अटैच्ड है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब मैं नाइट्रोजनस बेस बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जो बेसिस होते हैं ना, देखो अब ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है, एक ऊपर एक नीचे, दोनों जगह बेसिस है ना, इधर भी बेस है इधर भी बेस है। अब ये जो बेसिस है ये आपस में कैसे अटैच्ड हैं, ये आपस में भी तो अटैच्ड होने चाहिए ना, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू अटैच्ड है। देख रहे हो ये बेसिस, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू अटैच्ड है। हाँ इतनी देर से बोल रहे हैं जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना। ये पता कैसे लगा था कि ये डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर है? वॉटसन एंड क्रीक ने बताया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें मैंने पहले बता दिया था, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं, ठीक है। और आपस में ये जो होते हैं, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, इनका जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, पेंटोज शुगर आपस में लिंक होते हैं और ये बैकबोन बना देते हैं। नाइट्रोजनस बेस अभी मैंने डायग्राम दिखाया था, नीचे से ऐसे मर्ज आउट हो रहे होते हैं, ठीक है। और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, उनके नीचे से दोनों चेन से जैसे बेसिस थे, जैसे कि वो मर्ज आउट हो रहे थे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो थे उनके साथ अटैच थे। तो यही सब लिखा हुआ, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बनी होती हैं, sugar phosphate forms the backbone, nitrogenous bases forms the interior paired through hydrogen bonds, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। अब बेसिस जो ये अटैच्ड है, ये नहीं होता कि कोई किसी के साथ भी अटैच हो जाएगा, हमेशा ये होता है कि एडेनाइन जो है वो हमेशा थायमीन के साथ, अभी मैं एक बार डायग्राम दिखा दूंगी, एडेनाइन जो होता है वो हमेशा थायमीन के साथ पेयर करता है विद अ डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से करता है। ए और टी जब भी देखोगे आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से ये पेयर करते हैं। ग्वानीन जो होता है वो हमेशा साइटोसिन के साथ बाय ट्रिपल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से ये हमेशा पेयर करता है, हमेशा कोई भी किसी के साथ नहीं करेगा, हमेशा यही होता है, ठीक है। और ये जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो हेलिक्स में ऐसे ऐसे करके होते हैं, इनमें जो 2 स्ट्रैंड्स यूज होते हैं ये इनमें हमेशा यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है। ऐसा दिखता है डीएनए का डबल हेलिक्स। इसमें देखो ये ऐसे करके हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जैसे मैं बता रही हूँ। जी जो है हमेशा सी के साथ करता है, लिंक होता है। टी जो है हमेशा ए के साथ होता है, इनके साथ हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, इनके साथ हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। आपस में जो इन 2 स्ट्रैंड्स होते हैं इनमें यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स होती हैं। तो ये पूरे डायग्राम से जितना भी मैंने अभी तक बताया सब कंक्लूड हो रहा है। अब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो होती है उनकी एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। एंटी पैरेलल पोलैरिटी होता है, एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन थी, एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन थी। एंटी पैरेलल मतलब एक जो है चेन वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ जाएगी, दूसरी जो है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जाएगी और बीच में इनके बेसिस लगे होंगे जैसे कि मैंने बताया। तो बस इसका यही मतलब होता है कि एक चेन जो है कि वो 3 प्राइम से 5 प्राइम तक जा रही होगी, दूसरी वाली 5 प्राइम से 3 प्राइम तक जा रही होगी। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द डीएनए इज फाउंड टू बी फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस। मैंने शुरू में बताया था कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए। अगर अब मैं ये बात बोलूं कि डीएनए ही बहुत बड़ा होता है कि वो न्यूक्लियस के साइज से भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो क्वेश्चन ये आता है फिर डीएनए, तो मैं तो झूठ बोल रही हूँ कि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना। तो ऐसा होता है कि न्यूक्लियस का साइज अगर कंपेयर करें तो काफी छोटा होता है डीएनए से। तो अब डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर कैसे आता है? अब आप मुझे एक बात बताओ, कोई रस्सी है, उसको हमें अगर मैं कहूँ मेरे को एक छोटे से बैग के अंदर डालना है और इतनी बड़ी रस्सी कैसे डालेंगे? उसको फोल्ड करेंगे अच्छे से, बिल्कुल टाइटली फोल्ड कर देंगे उसको, जितना ज्यादा होगा फिर वो आ जाएगा। ऐसे ही हम डीएनए की भी पैकेजिंग करते हैं।
ठीक है, डीएनए की पैकेजिंग करते हैं, अब उस बारे में पढ़ते हैं। अब मैं पैकेजिंग की बात करती हूँ। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में दोनों के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, तो दोनों के बारे में अलग अलग तरीके से बात करते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। अब अगर न्यूक्लियस ही नहीं होता है तो डीएनए क्या ऐसे स्कैटर्ड रहेगा सेल के अंदर? कैसे रहेगा? नहीं, स्कैटर्ड नहीं रहेगा, कहीं भी प्रेजेंट नहीं होगा। क्या होगा? डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। डीएनए जो होगा लूप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होएगा और प्रोटीन्स जो है इसको पकड़ के रखेंगे। क्या होता है मैं बताती हूँ कैसे पकड़ के रखेंगे। देखो, डीएनए है, डीएनए कैसे बना होता है वो हमने सब बातें कर ली है। उसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों होता है उसका फॉर्मूला ही देख लो, PO4-। जो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, 3 ऑक्सीजन एटम्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो भी डीएनए के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब है डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। आगे बात समझ। डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है एंड इज हेल्ड बाय सम पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो जो डीएनए होता है ना उसको कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स जो होते हैं उसको अपने साथ रखते हैं, ठीक है। दोनों आपस में साथ में रहते हैं। उस तो रीजन वेयर द डीएनए इज प्रेजेंट, तो जो प्रोकैरियोट्स है वो उनमें जो रीजन जहां पर डीएनए प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो उनमें कैसे पैकेजिंग होती है? इनमें तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होती हैं और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम हिस्टोन्स कहते हैं। इनके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज कुछ प्रोटीन्स होते हैं उनको हम हिस्टोन्स बोलते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज डीएनए wrap अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म द न्यूक्लियोसोम। क्या होता है? प्रोटीन है एक, मैं आपको भी डायग्राम से भी समझाऊंगी। प्रोटीन है, प्रोटीन के आसपास पूरा डीएनए जो है आपस में लिपटा पड़ा है, ठीक है। तो ऐसे जो होता है और इस स्ट्रक्चर को, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन के आसपास जो है डीएनए जो है रैप हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अब जो न्यूक्लियोसोम होता है इसमें 200 बेस पेयर्स होते हैं। न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमैटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं ना, क्रोमैटिन पता है क्या होता है? क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमैटिन हमने पढ़ा होगा 11th में आप लोगों ने कि जो क्रोमैटिन होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जब क्रोमैटिन होता है ना, अगर उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें ना कुछ मोती वाली माला होती है ना। अभी मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जिसमें क्या होता है, मोती भी होते हैं, माला भी होती है। तो ऐसा लगता है कि एक धागे के ऊपर कुछ बीड्स रखे हुए हैं। अगर हम क्रोमैटिन जो स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं थ्रेड लाइक होता है उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो ऐसा लगता है कि धागे के ऊपर कुछ मोती रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो जो मोती होते हैं जो हमें लगते हैं वो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियोसोम क्या था कि प्रोटीन जो है उसके ऊपर डीएनए व्रैप, उसको न्यूक्लियोसोम कहा था। तो ये जो धागा वाला स्ट्रक्चर है इसको क्रोमैटिन कहते हैं और इसको हम जो मोती हैं उनको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। मैं इसको एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि न्यूक्लियोसोम आखिर होते क्या है। अब ये देखो, मैं हिस्टोन की बात कर रही थी ना, देखो ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का हमें दिख रहा है ये कौन था? हिस्टोन कौन था? प्रोटीन था, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। अब इसके ऊपर जो डीएनए है वो व्रैप्ड है, ये देखो डीएनए व्रैप है। तो ये होता है न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, इसी की मैं बात कर रही थी। डायग्राम देख के हमें आसानी से समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने दिखाया। हाउ डीएनए आर अरेंज्ड इन क्रोमैटिन। अब हमने क्रोमैटिन की बात की थी, तो क्रोमैटिन के अंदर डीएनए कैसे अरेंज होता है उस बेसिस पे 2 टाइप्स के क्रोमैटिन होते हैं। एक यूक्रोमैटिन होता है, एक हेटेरोक्रोमैटिन होता है। यूक्रोमैटिन जो होता है उसमें जो डीएनए की जो पैकेजिंग होती है वो लूज होती है, ठीक है, लूज पैकेजिंग होती है इसमें। और हेटेरोक्रोमैटिन जो होता है उसमें टाइट पैकेजिंग होती है डीएनए की। लाइटली स्टेन्ड व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे यूक्रोमैटिन को तो लाइटली स्टेन्ड होता है, हेटेरोक्रोमैटिन को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो डार्क स्टेन्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूक्रोमैटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। अभी के लिए इतनी बात समझ लो, ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए का बनना। पढ़ेंगे आगे कि क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब क्या होता है।
अगर आपने थोड़ा बहुत इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए का बनना। तो यूक्रोमैटिन जो होता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, मतलब डीएनए से आरएनए बना देता है। हेटेरोक्रोमैटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, मतलब कि वो डीएनए से आरएनए नहीं बनाता है। ठीक है। यूक्रोमैटिन जो होता है प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में मिलता है, और जो हेटेरोक्रोमैटिन होता है वो सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलता है। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल मतलब उस टाइम तक इतनी बात पता थी कि जेनेटिक मटेरियल कोई तो है, पर ये नहीं पता था, इतना भी पता था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, बट ये नहीं पता था कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। तो यही कर रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, इन सब की वो खोज कर रहे थे। तो ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया जो होता है, ये वही बैक्टीरिया होता है जो कि निमोनिया कॉज करता है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये एक बैक्टीरिया होता है, उसके साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 स्ट्रेन्स लिए थे। पहला है एस्ट्रेन लिया, दूसरा है आर स्ट्रेन लिया। जो एस्ट्रेन होता है ना, वो होता है स्मूथ म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट। देखो जो एस्ट्रेन है उसके बाहर एक कोट होता है, जैसे कि बारिश होती है तो हम लोग रेनकोट पहनते हैं ना, रेनकोट से क्या होता है, हम बारिश से बच जाते हैं। ऐसे ही इनके बाहर भी एक सुरक्षा कवच होता है। एस्ट्रेन के बाहर जो होता है वो म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट होता है। एक ये कोट होता है पॉलीसैकेराइड का, सुरक्षा कवच होता है रेजिस्टेंट टू इम्यून सिस्टम, मतलब कि जो बैक्टीरिया होते हैं, इतना तो हमें पता है कि वो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। अब वो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं तो इम्यून सिस्टम जो है, अब वो भी तो मार भी तो सकता है ना, लेकिन इनके पास क्योंकि ये कोट होता है, म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट होता है, तो इम्यून सिस्टम जो है इनको कुछ नहीं कर पाता, तो दे आर रेजिस्टेंट टू द इम्यून सिस्टम। आर स्ट्रेन की बात करें तो इसमें कोई भी ऐसा कोई सुरक्षा कवच, कोई कोट, कोई रेनकोट कुछ नहीं होता है। ठीक है। इनके पास रेनकोट नहीं है तो बारिश हो जाएगी। ठीक है। तो क्या होता है, बारिश हो जाएगी मतलब कि वो हार्म हो जाएंगे। हार्म हो जाएंगे मतलब डिस्ट्रॉयड बाय इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। इनके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं होता, कोट नहीं होता, तो जो होस्ट की बॉडी में रहते हैं उनमें जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें जितनी भी इंजाइम्स वगैरह हार्मफुल होते हैं उसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है। ये तो था बेसिक कि आर्स्ट्रेन एस्ट्रेन क्या होता है। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया जो है इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था, ये जो स्ट्रेन्स है इन्होंने क्या किया था, एक चूहा पकड़ा, चूहे के अंदर सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एस्ट्रेन जो था जिसके पास सुरक्षा कवच था उसके अंदर ये जो एस्ट्रेन था इन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, निमोनिया जो है, माइस जो है उसको निमोनिया हो गया और वो मर गई। ठीक है। फिर आता है इंजेक्टेड आर स्ट्रेन टू माइस। अब सेकंड इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने देखा एस्ट्रेन की वजह से चूहा मर गया है तो फिर इन्होंने दूसरा माइस पकड़ा, उन्होंने आर स्ट्रेन उसके अंदर डाला और उन्होंने देखा कि जो चूहा है वो जिंदा है, वो नहीं मरा। ठीक है। दिस मीन्स एस्ट्रेन इज विरुलेंट दैट इज हार्मफुल। इसका मतलब क्या है कि अगर एस्ट्रेन से चूहा मर गया है तो एस्ट्रेन ज्यादा खतरनाक है, हार्मफुल है। इतनी बात हमें पता लग गई थी इन 2 चीजों से। तीसरा इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस्ट्रेन को माउस के अंदर डाला। चूहा लिया, तो सबसे पहले क्या किया था इन्होंने, एस्ट्रेन लिया, एस्ट्रेन को हीट कर दिया, हीट कर दिया इन्होंने। ठीक है। हीट करने के बाद जो हीट किल्ड एस्ट्रेन था उसको इन्होंने डाला चूहे के अंदर और फिर देखा कि चूहा नहीं मरा। ठीक है। चूहा नहीं मरा तो एक ही इनको बात पता लगी कि अगर हमने हीट किल्ड एस्ट्रेन डाला तो चूहा जिंदा है, और अगर वैसे नॉर्मली डाल दी तो चूहा मर जाता है। अब इन्होंने 4th चीज जो कि बहुत ही शॉकिंग थी, वो इन्होंने क्या किया था, इंजेक्टेड हीट किल्ड एस प्लस लाइव आर स्ट्रेन। क्या किया था इन्होंने, जो एक चूहा है उसके अंदर हीट किल्ड एस्ट्रेन डाला और जो लाइव आर स्ट्रेन, जैसे जो ये वाला था, इस यही सेम आर स्ट्रेन उस चूहे के अंदर ही दोनों चीजें डाल दी और बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट आया कि जो चूहा था वो मर गया। क्योंकि देखो लाइव आर स्ट्रेन में हमने क्या देखा था, चूहा जिंदा था। हीट किल्ड एस्ट्रेन में भी हमने देखा था कि चूहा जिंदा है, लेकिन जब हमने दोनों को मिक्स करके डाला तो चूहा मर कैसे गया, है ना। बहुत शॉकिंग चीज थी है। तो इसके बाद इन्होंने इस चीज का कंक्लूजन निकाला कि कोई तो ऐसी चीज है जो कि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गई।
ठीक है, माउस के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ कि आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन में कोई ना कोई चीज गई, मतलब कि कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऐसा हुआ, सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन एंड मेड इट विरुलेंट, मतलब कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन से कोई चीज ऐसी आर स्ट्रेन के अंदर गई है और उसको उसने हार्मफुल बना दिया है। हमने इतनी देखा कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उनमें क्या हो रहा था कि हमें एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में जा रहे हैं, जिसको हमने कहा कि कुछ तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इसमें अप्लाई हुआ है कि मतलब चूहा जो है वो मर गया। इसको पता लगाने के लिए बहुत सारे बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, मतलब कि बहुत सारे रिसर्चर्स थे जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर डाले। उन्होंने देखा, मतलब उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ये हुआ क्या, एकदम से क्या है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है इसको प्रेसिपिटेट किया विद द अल्कोहल। फिर इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड विद प्रोटीएसिस। प्रोटीएसिस से जब इन्होंने रिएक्ट करवाया, एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उन्होंने देखा कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो प्रोटीएसिस से डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि वो प्रोटीन तो नहीं है। प्रोटीएसिस क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होती है ना, तो इसका सीधा साधा मतलब है कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो प्रोटीन नहीं है। फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड विद लाइपेसेस, लाइपेस से भी नहीं हुआ, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, मतलब ये लिपिड भी नहीं है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कुड नॉट बी इनएक्टिवेटेड विद द राइबोन्यूक्लियस। राइबोन्यूक्लियस वो एंजाइम्स होती हैं जो कि आरएनए को इनएक्टिवेट कर देती हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये आरएनए भी नहीं है। एट लास्ट उनको पता लगा कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो इनएक्टिवेट हो रहा है डीऑक्सीराइबोज से। इन सबसे कुछ असर नहीं हो रहा था, ना प्रोटीन से हुआ, ना लाइपेज से हुआ, ना आरएनए से हुआ, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस से हो गया। इसका सीधा साधा मतलब है कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो डीएनए है, और ऐसे हमें पता लगा जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट, अब ये पता तो लग गया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, बट हर्शी चेज जो थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्हें अभी भी नहीं सेटिस्फैक्शन हो रहा था कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो वो चाहते थे कि मैं खुद से कोई एक्सपेरिमेंट करूं ताकि मैं पता लगाऊं कि हाँ पक्का डीएनए ही है ना जेनेटिक मटेरियल। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बैक्टीरियोफेजेस से किया था, ठीक है। बैक्टीरियोफेज कौन होते हैं, बैक्टीरियोफेज एक वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं वो एक वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। एक बैक्टीरिया होता है ये, ठीक है, उसके ऊपर वायरस आके बैठ जाते हैं और अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उस बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और जब वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो होता है बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं तो वो जो वायरस होते हैं अंदर जाके बैक्टीरिया के बहुत सारी कॉपीज बना देते हैं, अपनी बहुत सारे रेप्लिकेट कर देते हैं, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है कि एक्सपेरिमेंट इन्होंने बैक्टीरियोफेजेस से किया था, जो कि एक वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया पे अटैक कर देता है। वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, वही मैंने बताया। और अब बैक्टीरिया में जाके ये जो वायरस होते हैं बहुत सारे अपनी कॉपीज रेप्लिकेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ था, ये तो था बैक्टीरियोफेजेस क्या होता है। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ बैक्टीरियोफेजेस ऐसे लिए जो कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में ग्रो हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद अब देखो इनमें जो है जो बैक्टीरियोफेजेस है इनमें रेडियो एक्टिव डीएनए है, ठीक है। कैसे देखो, कुछ इन्होंने बैक्टीरियोफेजेस मतलब कि कुछ ऐसे वायरस इन्होंने लिए जो कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में ग्रो हो रहे थे। तो इसमें रेडियो एक्टिव डीएनए कैसे हुआ, क्योंकि देखो डीएनए के अंदर मैंने बताया था फॉस्फोरस होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है ना। तो अगर फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव है तो डीएनए भी तो रेडियो एक्टिव हुआ, है ना, ठीक है। दूसरा ये तो कुछ इन्होंने बैक्टीरियोफेजेस ऐसे लिए। अब दूसरी तरफ इन्होंने कुछ बैक्टीरियोफेजेस मतलब कि वायरसेस ऐसे लिए जो कि रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में ग्रो कर रहे थे। अब क्योंकि सल्फर जो है वो डीएनए में नहीं आता, डीएनए में कोई सल्फर का तो कोई यूज नहीं है ना, फॉस्फोरस का था, सल्फर का तो है नहीं, है ना। तो ये जो है वो रेडियो एक्टिव डीएनए तो बनाएंगे नहीं, तो अब ये रेडियो एक्टिव प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है। तो इधर जो था वो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में ग्रो कर रहे थे और ये रेडियो एक्टिव डीएनए बना रहे थे, और ये रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में ग्रो हो रहे थे और ये रेडियो एक्टिव प्रोटीन बना रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, ये दो बैक्टीरियोफेजेस ले लिया। अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया, केस 1 की बात करें तो इन्होंने बैक्टीरियोफेजेस विद रेडियो एक्टिव डीएनए
ये वाले अटैच टू बैक्टीरिया, इन्होंने क्या किया, वही मैंने बताया जो बैक्टीरियोफेजेस मतलब वो वायरस जो कि बैक्टीरिया पे अटैक कर देते हैं। ये बैक्टीरिया है एक, उसके ऊपर वायरस आ गया, ठीक है, वो बैठ गया बैक्टीरिया के ऊपर, उसने क्या किया, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल डाल दिया। अब उसमें क्या किया इन्होंने, एगिटेट इन अ ब्लेंडर टू सेपरेट द फेज पार्टिकल्स फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल। उन्होंने क्या किया, अब इसको सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया, एगिटेट मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया, ठीक है, ब्लेंडर में इनका सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया, ताकि जो बैक्टीरियोफेज के जो पार्टिकल्स हैं और जो बैक्टीरियल सेल्स है वो सेपरेट हो जाएं। सेंट्रीफ्यूगेशन लीव्स द फेज पार्टिकल्स एज सुपरनेटेंट, मैंने बताया कि दोनों के जो पार्टिकल्स है वो अलग हो जाएंगे, तो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल्स, नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। इसका क्या मतलब है, बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया मैंने अभी इसमें क्या बताया था कि इसमें ये जो वो वाले हैं जिनमें रेडियो एक्टिव डीएनए था, मतलब कि वो वाले बैक्टीरियोफेजेस जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए था, उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया को दिया। वो वायरसेस जिनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए थे उन्होंने अपना जो डीएनए है वो उसमें कहां पर निकाला, बैक्टीरिया में निकाला। मतलब कि अगर जो रेडियो एक्टिव डीएनए था वो अंदर आया बैक्टीरिया के अंदर, तो इसका मतलब है कि जो बैक्टीरियल के सेल्स है वो भी रेडियो एक्टिव हो गए, ठीक है। और जो सुपरनेटेंट था मतलब कि बैक्टीरियोफेज जो था उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं आई। तो इससे पता लगता है कि जो हमारा डीएनए है इट इज आवर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। कैसे, क्योंकि जो अगर जो रेडियो एक्टिव डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर आया तो बैक्टीरियल सेल्स को भी उसने रेडियो एक्टिव बना दिया। इससे अगर नहीं समझ आया तो पीछे जाके एक बार दोबारा सुनो, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आ जाएगा समझ में, कोई नहीं, एक दो बार आ जाएगा, टाइम लगता है ऐसे टॉपिक से, मुश्किल चैप्टर है थोड़ा। अब सेकेंड सिनेरियो में इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेजेस विद रेडियो एक्टिव प्रोटीन अटैच टू द बैक्टीरिया, वही बैक्टीरिया लिया, उसके ऊपर जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसके ऊपर डाला और उसने अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर निकाला। वही किया इन्होंने, एगिटेट किया, उसने मतलब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया। उसके बाद इन दोनों को ब्लेंडर में एगिटेट किया, मतलब सेंट्रीफिकेशन की, ताकि जो फेज के पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरियोफेज के पार्टिकल्स और जो बैक्टीरिया के पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हो जाए। फिर उन्होंने क्या किया, नो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल्स। अब क्या हुआ, क्योंकि हमारा यहाँ पर रेडियो एक्टिव प्रोटीन तो था बट बिकॉज इट इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, तो बैक्टीरियल सेल्स जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं हुए, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि जो हमारा प्रोटीन है इट इज नॉट आवर जेनेटिक मटेरियल। कौन है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए है, क्योंकि उसी ने आगे बैक्टीरियल सेल्स को भी रेडियो एक्टिव किया था और प्रोटीन ने नहीं किया। तो इससे पता लगता है कि जो डीएनए है इट इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज द प्रोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब इतना तो पता लग गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, बट मैंने आपको पहले भी बताया था कि डीएनए मोस्ट ऑफ द केसेस में जेनेटिक मटेरियल होता है, सब में नहीं होता है। शुरू में बताया था कि कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनमें आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल नॉट द डीएनए। एग्जांपल्स, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनके एग्जांपल्स हैं जिनमें आरएनए होता है, टीएमवी विच इज द टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, दे आर हैविंग द आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। तो ये दो जो है एक्सेप्शंस है जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल। अब हमने डीएनए को ही घोषित कर दिया कि वो मोस्ट ऑफ द केसेस में जेनेटिक मटेरियल है। अब जेनेटिक मटेरियल होने की क्या क्राइटेरिया हैं, जो हमने ऐसे कह दिया कि जो डीएनए वही जेनेटिक मटेरियल है। जैसे कि अगर हमें कोई जॉब पे हम जाते तो हम उस जॉब के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, है ना, जो कि हमें फुलफिल करने होते हैं तभी हमें जॉब मिलती है। ऐसी डीएनए को जेनेटिक मटेरियल की जॉब कैसे मिली है, ठीक है, उसने भी कुछ क्राइटेरिया फुलफिल किए होंगे ना, तभी तो उसे जेनेटिक मटेरियल की जॉब मिली है। तो क्या क्राइटेरिया है वो, दे आर कैपेबल ऑफ रेप्लीकेटिंग इटसेल्फ, वो अपने आप को रेप्लीकेट कर सकते हैं। वो कैसे रेप्लीकेट करते हैं, पूरा 3 चीजों से करते हैं, वो 3 मैकेनिज्म होते हैं उसके, वो भी हम पढ़ेंगे इनके बारे में भी आगे। तो वो अपने आप को रेप्लीकेट कर सकते हैं, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, प्रोवाइड स्कोप फॉर द म्यूटेशन विच कैन लीड टू द एवोल्यूशन। मतलब कि इनमें बीच बीच में म्यूटेशन हो जाती है, म्यूटेशन होता है कुछ बेस पेयरिंग होने में, 1 बिलियन में एक बार कभी ऐसी कोई गलती हो जाती है, बेस पेयर्स जो होते हैं वो आपस में गलत तरीके से अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से एवोल्यूशन हो जाता है। तो एवोल्यूशन होना भी चाहिए,
ये म्यूटेशन कर देते हैं कभी 1 बिलियन में एक बार, तो एवोल्यूशन हो जाता है। कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, इसका सीधा साधा मतलब ये है, इतनी सरल भाषा में हम इसको पढ़ते हैं। मैंने शुरू में बताया था डीएनए जो है वो ट्रेड्स को रेगुलेट करता है, ठीक है। वो ट्रेड्स जो है वही मेंडेलियन कैरेक्टर्स है, क्योंकि जो ट्रेड्स हैं वही मेंडल ने देखे थे, है ना, आई कलर वगैरह, ये वो जो मैंने शुरू में बताया था। तो ये जो है वो ट्रेड्स को कैसे रेगुलेट करता है इसकी बात करिए अब, ठीक है। अब वाई इज डीएनए अ प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को आरएनए के मुताबिक अगर हम देखें तो क्यों जेनेटिक मटेरियल ज्यादा प्रेफर किया गया है, दोनों को पढ़ेंगे कि डीएनए में क्या अच्छी चीज है और आरएनए में क्या अच्छी चीज है। अगर आरएनए की बात करें तो ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, ठीक है। अनस्टेबल क्यों होता है, मतलब कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो ये डीएनए से अनस्टेबल ज्यादा होता है, क्योंकि ये म्यूटेट जो है बहुत ज्यादा फास्टर रेट पे करता है। हर चीज जो होती है वो लिमिटेड अच्छी लगती है, ठीक है। करता तो म्यूटेशन ये भी है, डीएनए भी करता है, लेकिन ये जो आरएनए बहुत ज्यादा म्यूटेशन कर देता है, जिसकी वजह से एवोल्यूशन बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हो जाता है, इसके लिए अनस्टेबल होता है। Viruses having RNA genome and having a shorter lifespan mutate and evolve faster. DNA mutate at a slower rate, so evolution slower. वही मैंने बताया डीएनए जो है वो स्लो म्यूटेशन करेगा तो एवोल्यूशन जो है वो धीरे धीरे होएगा। डीएनए इज स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल देन द आरएनए, डीएनए जो होता है वो स्ट्रक्चरली ज्यादा स्टेबल होता है, केमिकली ज्यादा स्टेबल होता है आरएनए से, ठीक है। उसका डीएनए जो होता है उसमें डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है विच प्रोवाइड्स बेटर एबिलिटी टू रेक्टिफाई द एरर्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। इसका मतलब होता है डीएनए जो होता है एरर्स को जल्दी ठीक कर सकता है, क्योंकि उसके पास 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। अगर मान लो कभी ऐसा कुछ हो गया कि कोई एरर हो गया और वो जो दोनों स्ट्रैंड्स है वो आपस में जुदा हो गए, अलग हो गए, तो क्या होगा, अगर सुटेबल कंडीशंस होंगी तो वो स्ट्रैंड्स जो है आपस में मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। अभी मैंने सारे बेस पेयर्स आपको पढ़ाए थे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है दोनों में, तो वो आपस में आके जुड़ सकते हैं, एरर्स रेक्टिफाई कर सकते हैं। आरएनए के पास सिर्फ एक ही स्ट्रैंड है, वो कैसे करेगा, ठीक है। डीएनए can't code directly for protein synthesis and thus depends on the RNA. अब डीएनए में एक ये प्रॉब्लम है कि डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता। आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। इसमें आता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से पहले आरएनए बनना जरूरी होता है, उसी के बाद हम प्रोटीन्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आरएनए को पहले बनना पड़ता है तभी डीएनए बनेगा। तो अभी हमने इसमें यह पढ़ा कि जो डीएनए होता है ना, डीएनए क्यों ज्यादा प्रेफर्ड है, क्योंकि स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आरएनए। अब सबसे पहले डीएनए आया या सबसे पहले आरएनए आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये हुआ क्या, पहले कौन सी चीज पहले आई थी। तो जो वॉल्टर गिलबर्ट थे, उन्होंने 1986 में ये हाइपोथेसिस दी थी कि पहले, सबसे पहले जब दुनिया बनी थी तो सबसे पहले आरएनए वर्ल्ड था, सबके अंदर आरएनए थे, आरएनए में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस फर्दर हुई तब जाके डीएनए आया। इनका ऐसा कहना था, इनकी ये हाइपोथेसिस थी कि सबसे पहले देयर वाज अ आरएनए वर्ल्ड था, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो था आरएनए में स्टोर होता था, जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसमिशन था वो भी आरएनए में ही होता था। उसके बाद कैटालिटिक एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, इसका क्या मतलब है कि जैसे आरएनए जो होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि वो लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो वो ज्यादा रिएक्ट करता है, लेस स्टेबल है तो वो ज्यादा रिएक्ट करेगा और वो एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा कैटालिटिक एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटीज आरएनए करता है। ऐसी ही फर्दर मॉडिफिकेशंस आरएनए में कुछ ना कुछ धीरे धीरे करके मॉडिफिकेशंस आई और उसकी वजह से डीएनए बन गया, ऐसा इनका कहना था, वॉल्टर गिलबर्ट का कहना था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि मल्टीपल कॉपीज, 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8, समझ आया। तो इसका मतलब होता है रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन जो होता है वो 3 तरीकों से होता है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे जो वॉटसन एंड क्रीक ने दिया था, वो दिया था उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल।
ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। इन्होंने क्या किया था, अभी मैंने आपको सेमी वॉटसन एंड क्रिक का वो पहले भी आपको बताया था, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इन्होंने ही सेम चीज बताई थी कि जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल इन्होंने दिया था, इन्होंने क्या किया था, मैंने बताया था ना 2 हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको। ठीक है, वही मैंने ड्रॉ किया है। इन्होंने क्या किया था कि ये 2 हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, इनमें क्या होता है, रेप्लिकेशन कैसे होगा, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं आपस में अलग हो जाएंगे। देखो दोनों स्ट्रैंड्स को आपको समझाने के लिए मैंने एक ब्लू से किया है और एक रेड से किया है। ब्लू वाला सेपरेट आउट हो गया इधर, एरो को देखते रहो, ठीक है। ब्लू वाला जो है वो इधर सेपरेट आउट हो गया, रेड वाला जो है वो इधर चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो ब्लू वाला ये वाला है, ये हमारा एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है। अब इसका हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड इसलिए नाम दिया है क्योंकि इसी के पास जो होंगे कुछ बेसिस भी लगे होंगे, है ना। इस वाले स्ट्रैंड पे कुछ बेसिस लगे होंगे, मैंने लगाए नहीं है बट एज्यूम करो हाँ लगे ही है, ठीक है। डीएनए के स्ट्रक्चर में होते हैं, कुछ बेसिस लगे हैं, तो ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये जो मैंने लाइट कलर रेड कलर का बनाया, लाइट मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से ये जो स्ट्रैंड है ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। अब ये जो रेड वाला है ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम पेरेंटल स्ट्रैंड बोल देते हैं, वन ऑफ द सेम थिंग है, ठीक है। इसी की कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस से बनके ये जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है तो वो बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, दोनों स्ट्रैंड्स आपस में अलग हुए और इन्होंने एक एक करके न्यूली सिंथेसाइज बना दिया। तो ऐसे ही 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। तो हर एक डीएनए मॉलिक्यूल में एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है। ये था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ वाटसन एंड क्रिक। कुछ और हाइपोथेसिस थी डीएनए रेप्लिकेशन की। सेकंड नंबर पे आता है कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें क्या हुआ था, पहले सेमी कंजर्वेटिव में था कि दोनों स्ट्रैंड्स अलग होंगे तब जाके वो रेप्लिकेट करके बनाएंगे, और कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन में आया था कि जो 2 स्ट्रैंड्स है वो अलग नहीं होंगे, पूरा का पूरा एक डीएनए जो है जिनमें दोनों हेलिकल स्ट्रैंड्स जो हैं वो आपस में मिलके एग्जैक्ट कॉपी अपनी दूसरी ये डीएनए की बनाएंगे और आपस में ये जो होंगे फर्दर ऐसे रेप्लिकेट कर जाएंगे, मतलब कि इसमें स्ट्रैंड्स अलग नहीं होंगे, पूरे का पूरा डीएनए जो है वो दूसरा डीएनए बना देगा, ऐसी इनकी हाइपोथेसिस थी। तो कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन यही होता है कि पूरा का पूरा जो ये है ये पूरा का पूरा पेरेंटल स्ट्रैंड है, आफ्टर फर्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल इसने पूरा डुप्लीकेट अपना ऐसे बना दिया और फर्दर ऐसे से करके रेप्लिकेशन हो गई। डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ इसमें क्या होता है, देखो सेमी कंजर्वेटिव में स्ट्रैंड्स अलग करके रेप्लिकेट कर रहे थे, कंजर्वेटिव में पूरा एक डीएनए जो था वही ऐसे एग्जैक्ट अपनी कॉपी बना रहा था। डिस्पर्सिव डीएनए में होता है कि पूरा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड अपना पूरा नहीं बनता है, वो क्या करता है, कुछ पेरेंटल स्ट्रैंड का थोड़ा सा पार्ट आ गया, उसके बाद थोड़ा सा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड आ गया, फिर थोड़ा सा पेरेंटल स्ट्रैंड, फिर थोड़ा सा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। तो एक ही डीएनए के पूरे मॉलिक्यूल के अंदर पेरेंटल स्ट्रैंड का थोड़ा सा पोर्शन, फिर न्यूली सिंथेसाइज का, ऐसे कर करके डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है। मेसेल्सन स्टार्ल एक्सपेरिमेंट। अब हमने क्या पढ़ा कि 3 तरीके से रेप्लिकेशन हो जाती है। अब तीनों में से सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव, तीनों में से कौन सा एक्चुअली में रेप्लिकेशन सही है। तीनों तरीके से तो रेप्लिकेशन नहीं होगी ना, किसी एक तरीके से ही होगी। तो अब ये पता लगाया था मेसेल्सन स्टार्ल एक्सपेरिमेंट ने, मतलब इन मेसेल्सन स्टार्ल जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने पता लगाया कि किस तरीके से रेप्लिकेशन एग्जैक्टली होती है। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इकोलाई के साथ किया था 1958 में। और इन्होंने क्या किया था, इसमें इन्होंने नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स लिए थे, N14 और N15 आइसोटोप ले लिया था नाइट्रोजन का, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इकोलाई के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इकोलाई जो थे, कुछ इकोलाई को इन्होंने N15 के मीडियम पे ग्रो कराया था और कुछ इकोलाई को इन्होंने N14 के मीडियम पे ग्रो कराया था, ठीक है। अब क्या फर्क आएगा N15 और N14 के मीडियम पे ग्रो कराने से, डीएनए को कोई फर्क पड़ेगा, पड़ेगा। क्या पड़ेगा, देखो डीएनए जो है उनमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है। तो जो अब ये जो N15 में ग्रो कर रहे हैं, इनमें जो डीएनए होगा उनके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होगा वो N15 होगा, और
वो इकोलाई जो N14 में ग्रो कर रहे हैं उनके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होगा उसमें N14 का डीएनए होगा। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं आपको समझाने के तरीके से आपको बता रही हूँ कि N15 वाले जो हैं उनको मैं N15 वाले डीएनए को मैं ब्लू कलर से करूंगी और जो N14 वाले हैं उनको मैं ग्रीन कलर से आपको बना के दिखाऊंगी। तो हमने क्या किया, ऐसे हमने दो मीडियम में इकोलाई को ग्रो करा दिया। अब क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूग, अच्छा एक बात और, सेंट्रीफिकेशन हमने की थी, मतलब उन्होंने की थी N15 और N14 की, तब जाके उनको पता लगा कि जो N15 है इट इज द हेवियर आइसोटोप। सेंट्रीफिकेशन के बाद ये बात पता लगी थी। क्या हुआ था कि E. coli was grown in a medium with N15 for several generations। अब हमने कुछ कुछ N15 N14 में रखे थे, अब हमने क्या किया, जो E. coli है ना उनको N15 मीडियम में हमने रख दिया काफी जनरेशंस के लिए। ठीक है, बहुत सारे काफी जनरेशंस के लिए इकोलाई को हमने, इकोलाई जो है वो बहुत जल्दी जनरेशंस वो करता रहता है, रेप्लिकेट करता रहता है, तो इसमें कुछ मिनट्स में ही कर देता है। ठीक है, तो बहुत हम इसको बहुत आसानी से हम सेवरल जनरेशंस में इसको ग्रो करा सकते थे, इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। तो इकोलाई को बहुत सारी जनरेशंस के लिए ग्रो कर लिया N15 वाले मीडियम में। उसके बाद क्या किया कि ई कोलाई जो है N15 में जो ग्रो कर रहे थे उनमें से ई कोलाई उठाए N14 मीडियम में इन्होंने डाल दिए, ट्रांसफर कर दिया, N15 वालों को N14 मीडियम में डाल दिया ई कोलाई को, और ई कोलाई जो है उनको छोड़ दिया कि करो डिवाइड। इन्होंने डिवाइड करने को उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद कुछ टाइम बाद इन्होंने सैंपल लिया, कुछ कुछ टाइम बाद, मतलब पीरियोडिकली ले रहे थे, कुछ कुछ टाइम बाद ना ये सैंपल ले रहे थे डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और इन्होंने क्या देखा, देखो सबसे पहले मैं दोबारा बता देती हूँ क्या हुआ था। इन्होंने N15 में इकोलाई को ग्रो कराया, कुछ जनरेशन इन्होंने देखा, उसके बाद N15 से इन्होंने N14 में इनको ट्रांसफर करा दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने N14 में इनको डिवाइड करने के लिए छोड़ दिया। फिर पीरियोडिकली कुछ कुछ टाइम बाद इन्होंने क्या किया, डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के लिए सैंपल लिए, और इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि पहली जनरेशन में, ठीक है, मतलब एक रेप्लिकेशन जो है वो 20 मिनट्स में हो जाती, मैंने पहले बताया था मिनट्स में हो जाती, तो 20 मिनट्स में पहली रेप्लिकेशन हुई। तो इन्होंने क्या देखा था कि डीएनए वाज फाउंड टू हैव द इंटरमीडिएट डेंसिटी आफ्टर द रेप्लिकेशन। मैं यहाँ पर ये बनाना भूल गई कि जैसे मैंने जनरेशन 2 में यहाँ पर बताया कि क्या हुआ था, तो जनरेशन 1 में नहीं बताया, तो मैं अब ऐसे आपको बता देती हूँ कि जनरेशन 1 में क्या होता है। जनरेशन 1 में होता है कि पहली रेप्लिकेशन 20 मिनट्स में हो गई थी। ठीक है, तो जो डीएनए था उसमें इंटरमीडिएट डेंसिटी वाले जो डीएनए थे वो हमें मिले थे। इंटरमीडिएट मतलब कि एक ब्लू स्ट्रैंड और एक ग्रीन स्टैंड, ऐसे वाले डीएनए हमें मिले थे। ये जनरेशन 1 में ऐसे वाले डीएनए हमें मिले थे इंटरमीडिएट। ठीक है, एक उसका स्ट्रैंड एक उसका स्ट्रैंड। ठीक है, मतलब कि एक N14 का स्टैंड एक N15 का स्टैंड। ओके, उसके बाद जनरेशन 2 में क्या हुआ था, आफ्टर 40 मिनट्स, ठीक है, 40 मिनट्स बाद क्या हुआ था, इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए विथ द डिफरेंट डेंसिटीज वर फाउंड। जनरेशन 2 में क्या हुआ कि 50% N14, जिसको ग्रीन से मैंने बनाया है वह N14 वाले हैं, 15% 50% जो है वो N14 वाले हैं डीएनए, और 50% इंटरमीडिएट आ रहे हैं। इंटरमीडिएट मतलब कि एक N14 का स्ट्रैंड एक N15 का स्ट्रैंड। तो अब इससे हमें क्या कंक्लूड हो रहा है, इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये निकला कि हमने पहली जनरेशन में देखा इंटरमीडिएट वाली डेंसिटी आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये कंजर्वेटिव वाला तो नहीं है, कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस नहीं है। मतलब कि जो बता रहे थे कि पूरे डीएनए स्ट्रैंड से पूरा एग्जैक्ट कॉपी अपनी रेप्लिकेशन करके बनाया था, वो तो नहीं था, क्योंकि पहली जनरेशन में क्या हुआ था, इंटरमीडिएट डेंसिटीज बनी थी। तो इससे हमारा जो सेमी कंजर्वेटिव वाला जो हाइपोथेसिस है वो तो बिल्कुल पता लगे कि ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है, बिकॉज ऑफ अ हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी एक्सक्लूडेड द कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस, बिकॉज इन कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस देयर इज नो स्कोप ऑफ मिक्सिंग, है ना, बिकॉज पूरा डीएनए का स्ट्रैंड ही अपनी रेप्लिकेशन कर रहा था। नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ N14 डीएनए इन जनरेशन 2 एक्सक्लूडेड द डिस्पर्सिव हाइपोथेसिस, जिसमें क्या हो रहा था कि एक थोड़ा सा पार्ट जो है वो पेरेंटल स्ट्रैंड का है, दूसरा फिर न्यूरी सिंथेसाइज का, ऐसे कर करके बना था।
तो सेकेंड जनरेशन में हमारा एक तो 2 स्ट्रैंड पूरे N14 के बने थे और 2 जो थे वो इंटरमीडिएट बने थे। इससे हमारे को ये भी पता लग गया कि डिस्पर्सिव वाला भी नहीं है। तो सेमी कंजर्वेटिव ही हुआ जब ये 2 हटा दिए गए हैं, ना कंजर्वेटिव है ना डिस्पर्सिव है, तो सेमी कंजर्वेटिव वाला ही बना। ठीक है, अब इन्होंने क्या देखा, सेमी कंजर्वेटिव में क्या हो रहा था, सेमी कंजर्वेटिव में एक स्ट्रैंड इसका था, एक स्ट्रैंड इसका था, है ना, स्ट्रैंड्स डिवाइड करके आपस में रेप्लिकेट कर रहे थे। तो वही पता लगा कि जो सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस है वही इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर रही है। तो इससे हमें पता लगा कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव तरीके से रेप्लिकेट करता है। द मशीनरी एंड एंजाइम्स, अब जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, अब इसमें हमें कुछ एंजाइम्स की भी जरूरत होती है जिनके नाम है डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, प्राइमेज एंड लाइगेज, डीएनए लाइगेज। अब इन सब के फंक्शंस देखते हैं क्या क्या होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज क्रिएट्स द डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड से ही डीएनए बनता है। मैंने बताया था बहुत सारे डीएनए जो होते हैं वो मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वही डीएनए का बैकबोन बनाता है, ये सबको बात पता है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए बनाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। हेलिकेज जो होता है, अब देखो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, अब दोनों स्ट्रैंड को रेप्लिकेशन करनी है तो दोनों सेमी कंजर्वेटिव तरीके से तो अलग होना पड़ेगा। अब इन दोनों को अलग करता है हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, यही लिखा है कि अनविंड्स द डीएनए फ्रॉम टाइटली बाउंड स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। अब प्राइमेज क्या करता है, प्राइमेज क्या करता था, ये छोटे छोटे आरएनए प्राइमर बनाता है। ठीक है, क्या होता है, अब देखो स्ट्रैंड हमारे अलग हो गए, है ना, अब हमारे को एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनाना है तो वो छोटे छोटे आरएनए प्राइमर जो होते हैं वो बनते हैं न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड में सबसे पहले। तो जो आरएनए प्राइमर छोटे छोटे बन रहे हैं वो क्या करेंगे, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड था उसमें जो बेस पेयर्स लगे हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स जो होते हैं वो आरएनए प्राइमर बनाएंगे। ठीक है, तभी तो सारे बहुत सारे छोटे छोटे आरएनए प्राइमर मिलकर एक छोटा सा एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनाएंगे। तो creates a short fragment of RNA that is the primer paired with the template DNA strand. डीएनए लाइगेज, अब जितनी भी रिपेयरिंग, रेप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन का जितना भी काम होता है ये सारे डीएनए लाइगेज करता है। डीएनए पॉलीमरेज की अगर एफिशिएंसी और एक्यूरेसी की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें डीएनए में म्यूटेशन कम होता है। क्यों होता है, अब इसका रीजन मैं बताती हूँ। म्यूटेशन क्या होता था कि बेस पेयरिंग में एरर हो जाना, है ना, कोई गलत बेस पेयर जुड़ जाना, और जो कि 1 बिलियन में एक ही बार ऐसे होता है। एवरेज अब तक ये रिकॉर्ड चल रहा है कि 1 बिलियन में एक बार होता है। तो क्या होता है कि तभी म्यूटेशन इतना कम होता है बिकॉज एरर्स कम होते हैं, आरएनए में ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। ये क्या करता है, जैसे ही कोई ना कोई बेस पेयर जो होता है वो अटैच हो रहा होता है ना, जैसे ATGC ऐसे अटैच हो रहे होते हैं बेस पेयर्स, तो ये प्रूफ रीडिंग करता रहता है कि साथ साथ प्रूफ रीडिंग करता रहता है कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसे कर कर ये चेक करता रहता है। कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन जो है बहुत छोटे टाइम में कर देता है। जैसे कि अब हम इकोलाई की बात करें तो जितने भी इसमें बेस पेयर्स होते हैं वो होते हैं 4.6 into 10⁻⁶। अब इतने बेस पेयर्स होते हैं इसमें, टाइम इन विच द रेप्लिकेशन अकर्स, इतने बेस पेयर्स की रेप्लिकेशन में सिर्फ 18 मिनट लगते हैं। सिर्फ 18 मिनट में इतने सारे रेप्लिकेशन हो जाते, इतने सारे बेस पेयर्स जो है वो रेप्लिकेट हो जाते हैं। अब रेट ऑफ रेप्लिकेशन निकालना हो तो जितने बेस पेयर्स हैं डिवाइडेड बाय जितना हमें टाइम लग रहा है और सेकेंड्स में करना है तो इंटू 60, और इतने सारा रेप्लिकेशन का रेट है 0.00425 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो मतलब कि इनकी बहुत ज्यादा एक्यूरेसी होती है। डीएनए पॉलीमरेज बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से काम करता है। एक एरर जो है 1 बिलियन कॉपीज में होता है। ये जो रेप्लिकेशन हो रही है इसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है, क्योंकि हर चीज को करने के लिए एनर्जी होती है। हम भी कोई काम करते तो हमें भी तो एनर्जी चाहिए होती है। हमारी बॉडी में तो एटीपी के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन अब रेप्लिकेशन प्रोसेस है, इसको एनर्जी कैसे मिलती है, तो इनको एनर्जी देते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये इनको पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब हाउ डीएनए पॉलीमरेज वर्क, अब डीएनए पॉलीमरेज भी कैसे काम करता है,
सबसे पहले क्या होता है, कैसे रेप्लिकेशन शुरू होती है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज नहीं आता सबसे पहले हमें जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है डीएनए का उसको हमें स्ट्रैंड से अलग करना है। उसके लिए मैंने पहले बताया था हेलिकेज एंजाइम जो होता है अलग करता है स्ट्रैंड्स को, है ना। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम से भी समझाया कि ये जैसे डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, हेलिकेज एंजाइम आया और यहाँ से ये कट करने लग गया, मतलब कि कट इन द सेंस इसको दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करने लग गया, ठीक है। तो अब जहां पर डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू होती है उसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो जहां से डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू होती है उसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। सबसे पहले जो होता है हेलिकेज एंजाइम आता है, यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड्स है, दोनों स्ट्रैंड्स में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होंगे, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है हेलिकेज एंजाइम जो होता है वो ब्रेक करता है, ठीक है। और ये जो ये स्ट्रक्चर बना रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम रेप्लिकेशन फोक बोलते हैं। अब बात करते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने हेलिकेज एंजाइम की वजह से जो डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स था उनको अलग कर दिया। अब हम सिंथेसिस करेंगे न्यू स्ट्रैंड की। वो कैसे करते हैं, दो तरीकों से करते हैं, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस करते हैं। कंटिन्यूस सिंथेसिस जो का मतलब क्या है, एक स्ट्रैंड है जो कि बिल्कुल कंटिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक वो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है, जिसका मैकेनिज्म जो है बहुत ही आसान है। दूसरा है डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस। इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये मैकेनिज्म। इसमें 3 एंजाइम्स लगती हैं और इसमें क्या होता है कि ब्रेक्स होते हैं। जैसे ये वाला स्ट्रैंड है, ये कंटिन्यूसली, ये लैगिंग स्ट्रैंड जहां मैंने लिखा है, अभी के लिए समझ लो, बताती हूँ क्या होता है कि ये डिसकंटिन्यूसली जो है अपना वो बना रहा है, स्ट्रैंड बना रहा है, और ये जो कंटिन्यूस सिंथेसिस वाला मतलब ये कंटिन्यूस सिंथेसिस कर रहा है स्ट्रैंड की। तो अब बात करते हैं जो कंटिन्यूस सिंथेसिस होता है, डीएनए न्यू स्ट्रैंड इज सिंथेसाइजिंग कंटिन्यूसली, ठीक है। अब ये जो कंटिन्यूस सिंथेसिस जो स्ट्रैंड कर रहा है उसका नाम होता है लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, याद रखना है, लीडिंग स्ट्रैंड होता है इसका नाम। एंड डीएनए पॉलीमरेज रीड्स द लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट एंड एड्स द कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स कंटिन्यूसली। क्या होता है, ये जो मैंने ग्रीन कलर में बनाए हैं इट इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो ये रेड कलर में बनाया इट इज द लीडिंग स्ट्रैंड। अब क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज आया, डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के बेस पेयर्स है उनको रीड करेगा और उसके कॉम्प्लीमेंट्री ये जो न्यूली लीडिंग स्ट्रैंड जो न्यूली सिंथेसाइज हो रहा है वहां पर बेस पेयर्स उसके कॉम्प्लीमेंट्री ऐड कर देगा। तो ये काम करता है, ठीक है। डीएनए इज सिंथेसाइज्ड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में कंटिन्यूस सिंथेसिस वाला जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है। न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड इज ग्रोइंग इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ द रेप्लिकेशन फोक। पीछे मैंने रेप्लिकेशन फोक का आपको डायग्राम दिखाया था, उसी डायरेक्शन में जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है वो जो है ग्रो कर रहा है। अब हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस की। डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस की बात करें तो इसमें क्या आता है कि सबसे पहले जो प्राइमेज होता है ना वो क्या करता है, प्राइमेज एंजाइम क्या करता था, मैंने बताया था ना कि वो छोटे छोटे आरएनए के प्राइमर बना देता था। तो डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस में मैंने आपको दिखाया था कि वो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज नहीं करते, सबसे पहले प्राइमेज एंजाइम आता है, छोटे छोटे आरएनए के फ्रैगमेंट्स जो होते हैं वो उसे बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, एंजाइम प्राइमेज इनिशिएट्स द प्रोसेस बाय क्रिएटिंग अ स्मॉल आरएनए सेगमेंट कॉल्ड एज द आरएनए प्राइमर। डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड्स द प्राइम्ड सेगमेंट्स एडिंग द फ्री न्यूक्लियोटाइड्स। छोटे छोटे प्राइमेज एंजाइम आया था, उसने छोटे छोटे आरएनए प्राइमर बना दिया। अब क्या करेगा, ये जो डीएनए पॉलीमरेज आता है, अब ये छोटे छोटे सेगमेंट्स है उनको ये एक्सटेंड कर देता है, बढ़ा देता है, चौड़ा कर देता है बाय एडिंग द फ्री न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें फ्री न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ऐड कर देता है ताकि ये जो सेगमेंट्स हैं छोटे छोटे बढ़ जाए, ठीक है। अब आरएनए प्राइमेज आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द डीएनए, ठीक है। जो आरएनए प्राइमर्स है नाउ दे आर रिमूव्ड एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय द डीएनए, ओके। अब ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है दैट joined together by the enzyme DNA ligase। अब ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं, चाहे डीएनए पॉलीमरेज ने इनको एक्सटेंड कर दिया बट ये पूरा एक स्ट्रैंड तो नहीं बना ना, बीच बीच में थोड़ा गैप है, तो इनको कौन ज्वाइन करता है, ये जो सारे इतने सारे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं इनको कौन ज्वाइन करेगा, इनको ज्वाइन करता है डीएनए लाइगेज। तो सबसे पहले क्या हुआ, प्राइमेज आया, उसने छोटे छोटे आरएनए सेगमेंट्स बनाए, उसके बाद उसको एक्सटेंड किया था फ्री न्यूक्लियोटाइड डाल के डीएनए पॉलीमरेज ने, और डीएनए पॉलीमरेज के बाद आता है डीएनए लाइगेज, जिसने क्या किया था कि ये जितने भी छोटे छोटे ये
आरएनए प्राइमर सॉरी डीएनए प्राइमर्स थे, उनको इसने साथ में जोड़ दिया, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनना, ठीक है। तो हमेशा पहले डीएनए से आरएनए बनता है, फिर जाके प्रोटीन बनता है। तो प्रोसेस बाय विच अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए फॉर द प्रोटीन प्रोडक्शन। क्या होता है, एक सेगमेंट, एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो होता है डीएनए का, वो हमेशा पहले कॉपी होके आरएनए बनाएगा, उसके बाद प्रोटीन बनाएगा। हमेशा एक पर्टिकुलर सेगमेंट ही डीएनए का आरएनए बनाता है, दोनों नहीं बना सकते हैं, ये तो हमें पता ही है, एक ही बनाएगा ना। अगर दोनों बनाएंगे तो देखो, अगर दो स्ट्रैंड्स हैं, अगर दोनों स्ट्रैंड्स आगे, अगर दो टेम्पलेट स्ट्रैंड, अगर हम एज्यूम करें कि दो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो आगे वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री भी दो दो बना देंगे, दो स्ट्रैंड्स बनाएंगे, फिर वो आगे अपने दो और बनाएंगे। तो ऐसे तो कभी एक आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसे तो कभी भी आरएनए बन ही नहीं सकता। तभी एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए जो होता है वो कॉपी होके, मतलब कि उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं वो ऐड करके एक आरएनए बना देते हैं। एंड इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। इसका मतलब जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? तो डीएनए और आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड आरएनए ऐसे दिखता है। सेंट्रल डोग्मा की बात करें तो सेंट्रल डोग्मा भी यही होता है जो मैंने बताया कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये बस इसका नाम सेंट्रल डोग्मा और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रख लिया। क्या होता है कि फ्रांसिस क्रिक एक साइंटिस्ट है, 1956 में उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो डीएनए है, ट्रांसक्रिप्शन होती है वो एमआरएनए, दैट इज अ मैसेंजर आरएनए, वो बन जाता है। आरएनए भी कई तरीके के होते हैं, वो पढ़ेंगे हम। तो जो डीएनए होता है वो एमआरएनए बन जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए से वो प्रोटीन बन जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो इसको की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है, जो सेंट्रल डोग्मा है, वो हमें क्या बता रहे हैं कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कैसे फ्लो हो रही है, ठीक है। पहले डीएनए से एमआरएनए, फिर एमआरएनए से प्रोटीन में। तो बस इतना सा होता है सेंट्रल डोग्मा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें तो स्ट्रेच ऑफ डीएनए व्हिच गेट्स ट्रांसक्राइब टू आरएनए मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसका मतलब ये है कि मैंने बार बार बता रही हूँ, डीएनए पूरा जो है आरएनए नहीं बन सकता है, उसका कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेच जो है वही आरएनए बनेगा। उसी जो वो पर्टिकुलर स्ट्रेच है, ठीक है, वही जो रीजन है जो कि आरएनए बनेगा, उसी को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं, ठीक है। मतलब जितना पोर्शन डीएनए का आरएनए में तब्दील होगा उसी को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। अब जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो इस तीन कंपोनेंट से बनी हुई है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स एंड टर्मिनेटर। प्रोमोटर क्या होता है? प्रोमोटर होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, उसमें उसकी इनिशिएशन करता है, ठीक है। मतलब शुरुआत जो होती है, सबसे पहले प्रोमोटर रीजन से ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की शुरुआत होती है। वो सेगमेंट डीएनए का जो कि आरएनए बनेगा, तो सबसे पहला जो उसमें रीजन होता है वो प्रोमोटर होता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल जीन्स की बात करें तो एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ दोज जीन्स विल बी ट्रांसक्राइब्ड इन आरएनए। मतलब ये जो होता है ना स्ट्रक्चरल जीन, आप एक टेम्पलेट की तरह मांग सकते हो कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो क्या करता है कि उसके बेसिस पे वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है। तो यही जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो एक्चुअल सीक्वेंस जीन्स का प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो आरएनए बन सकता है, ठीक है। टर्मिनेटर की बात करें तो ये तो बस वही है कि इट मार्क्स द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, है ना। ये तो डायग्राम देख के भी आपको पता लग रहा है। इसमें क्या होता है, मैंने डायग्राम में आपको क्या दिखाया है, 3 प्राइम से 5 प्राइम है, विच इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड जा रहा है ये वाला, और ये वाला जो 5 प्राइम से 3 प्राइम है ये कोडिंग स्ट्रैंड जा रहा है। ये प्रमोटर रीजन है, बीच में स्ट्रक्चरल रीजन, स्ट्रक्चरल जीन है, और ये टर्मिनेटर है, ठीक है। और अब एक बात और, अब अगर हमें कोई बोले कि प्रोमोटर जो है कौन से एंड पे है ना, और जो टर्मिनेटर है वो कौन से एंड पे है, तो प्रोमोटर जो है अब इसमें जो है 3 प्राइम से 5 प्राइम हम बोलेंगे या 5 प्राइम से 3 प्राइम हम बोलेंगे। तो अब एक ये कन्वेंशन होता है कि हमें हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है, कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है उसको ही हमेशा उसकी जो पोलैरिटी है, जैसे कि इसमें 5 प्राइम से 3 प्राइम है, उसी की पोलैरिटी के हिसाब से हमें बताना होता है कि अगर हमें कोई पूछे कि प्रोमोटर की क्या पोलैरिटी है, कौन से एंड पे है, तो इट इज एट द 5 प्राइम एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर इज एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। ये मैंने आगे चीज लिखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। मोटर
स्ट्रक्चरल जीन टर्मिनेटर के बारे में थोड़ी और बातें करते हैं। प्रोमोटर क्या होता है? वो होता है रीजन ऑफ डीएनए दैट इनिशिएट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ जीन। हमें पता है कि इनिशियल रीजन होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, यहीं से ट्रांसक्रिप्शन जो है शुरू होती है। प्रोवाइड्स द बाइंडिंग साइट फॉर द आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो है यहीं पे आके सबसे पहले बाइंड करता है। लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑन द डीएनए, मतलब कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है आपको पता होगा वैसे तो, पर मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी चीज जो ऊपर है उसको अपस्ट्रीम बोल देते हैं, कोई भी चीज जो नीचे है वो डाउनस्ट्रीम होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अगर एक पहाड़ ले लें तो पहाड़ में क्या होता है? जो ऊपर चीज होती है, अगर कोई चीज ऊपर है पहाड़ पे तो हम कहेंगे वो अपस्ट्रीम है, और जो नीचे है वो डाउनस्ट्रीम है, तो ऐसे। ठीक है। अब तो ये जो होता है डीएनए के अपस्ट्रीम होता है, ऊपर होता है। देयर इज अ कन्वेंशन दैट पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड विल बी एक्सेप्टेड। मैंने आपको बताया था ना कि जो कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है वही एक्सेप्ट होगी। दैट इज प्रोमोटर रीजन लोकेटेड टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। मैंने आपको पीछे डायग्राम में भी बताया कैसे। ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन की बात करें तो जीन्स दैट कोड्स फॉर द आरएनए और स्ट्रक्चरल प्रोटीन, वही मैंने स्ट्रक्चरल जीन में आपको बताया कि जो एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसी हिसाब से जो जीन्स, जैसे एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसी की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स जो होते हैं आके अटैच होते रहते हैं ना, तो ये वही काम करता है। टर्मिनेटर जो होता है रीजन ऑफ डीएनए दैट डिफाइंस द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, वही मैंने बताया था। जो टर्मिनेटर होता है ट्रांसक्रिप्शन के एंड, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का एंड होता है ना, तो ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। लोकेटेड डाउनस्ट्रीम ऑन द डीएनए, है ना, नीचे की तरफ होता है। लोकेटेड टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, यही मैंने आपको डायग्राम में बताया था। विच इंजाइम हेल्प्स इन ट्रांसक्रिप्शन, कौन सी इंजाइम जो है ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करती है? आरएनए पॉलीमरेज। क्यों? क्योंकि हमने डीएनए से आरएनए बनाना ना, तो आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज क्या होता था? जो डीएनए पॉलीमरेज करता था वही आरएनए पॉलीमरेज करता है। डीएनए बस डीएनए बनाने के लिए जो काम करता था, न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है उनको एक साथ जोड़ता था ताकि जो डीएनए है वो बन सके। ठीक है। ऐसी आरएनए जो होता है वो भी न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करके बनता है, बस फर्क ये होता है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है इसलिए आरएनए होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या काम करता है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है ताकि आरएनए बन सके। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एट द प्रोमोटर रीजन। ठीक है। प्रोमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज रीच द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड एड्स द कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स कंटिन्यूअसली। प्रोमोटर रीजन पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर देता है। आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या करता है? बेसिस को देखता है और उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस जो है वो ऐड कर देता है। आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। जो कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी थी वही लिख दिया हमने। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स क्या होते हैं? अब आपको क्या लगता है कि जो प्रोटीन है, आरएनए क्या, आरएनए का जो मतलब सारा पोर्शन जो है वो प्रोटीन बन जाएगा? नहीं, आरएनए का सारा पोर्शन प्रोटीन नहीं बनता है, कुछ नहीं भी बनता है प्रोटीन, उसी के बारे में पढ़ते हैं। एक्सॉन्स होते हैं जो कि प्रोटीन बना देते हैं और इंट्रॉन्स होते हैं जो कि वो पोर्शन जो प्रोटीन नहीं बनाता है। ठीक है। अब एक्सॉन्स कौन होते थे? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विद इन अ जीन दैट कोड्स फॉर प्रोटीन। ठीक है। ये वो न्यूक्लियोटाइड एक जीन है, देखो क्या होता है, मैंने यहाँ डायग्राम में भी बनाया हुआ है, ये एक एमआरएनए है। ठीक है। ये एक एमआरएनए है, इसमें एक्सॉन्स भी है, इंट्रॉन्स, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन। इसमें क्या है, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है वो एक्सॉन है, मतलब कि इस ये जो है ये कोड कर रहा है प्रोटीन के लिए, मतलब कि ये आरएनए, ये वाला जो पोर्शन है आरएनए का ये प्रोटीन बनाएगा। उससे नेक्स्ट आता है इंट्रॉन, ये प्रोटीन नहीं बनाएगा। फिर आता है एक्सॉन, ये प्रोटीन बनाएगा। नेक्स्ट इंट्रॉन नहीं बनाएगा, कोड नहीं करेगा प्रोटीन बनाने के लिए, और फिर एक्सॉन आता है जो कि प्रोटीन बनाएगा। अब डीएनए से इनिशियल एमआरएनए सबसे पहले बनता है, तो एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होते हैं, बट जैसे जैसे मेच्योर होते हैं एमआरएनए, इंट्रॉन्स जो होते हैं गायब हो जाते हैं, सिर्फ एक्सॉन्स रह जाते हैं जिन्होंने आगे फर्दर प्रोटीन बनाने होते हैं। ठीक है। तो इंट्रॉन्स गायब हो जाते हैं और एक्सॉन्स रह जाते हैं सिर्फ, तो मेच्योर एमआरएनए बन जाता है। ठीक है। तो एक्सॉन्स तो वो होते हैं जो आगे कोड करते हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए। अब इंट्रॉन्स वो होते हैं जो कि प्रोटीन्स आगे नहीं बनाएंगे। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विद इन अ जीन दैट डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स, नहीं बनाएंगे प्रोटीन्स, नॉट प्रेजेंट इन द मेच्योर
आरएनए मैंने बता दिया अभी। इंटरवेनिंग सीक्वेंस हेंस नेम्ड इंट्रॉन्स, मतलब कि इनकी सिर्फ आदत है इंटरफेयर करना होता है, इनको बीच में इनका कोई काम नहीं होता है। कुछ टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं, 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं, एक मैसेंजर आरएनए दैट इज एमआरएनए, एक ट्रांसफर आरएनए विच इज टीआरएनए एंड एक राइबोसोमल आरएनए विच इज आरआरएनए। ठीक है, अब ये 3 तरीके के एमआरएनए क्या क्या काम होता है वो हम पढ़ते हैं। मैसेंजर आरएनए जो होता है प्रोवाइड्स द टेम्पलेट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। मैसेंजर आरएनए जो होता है टेम्पलेट प्रोवाइड करता है जिसके कॉम्प्लीमेंट्री जो है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बन जाता है। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए जो होता है, अब देखो ट्रांसफर आरएनए से आपको क्या समझ आ रहा है, किसी चीज का ट्रांसफर हो रहा होगा, प्रोटीन बनाने हैं। प्रोटीन प्रोटीन किससे बनते हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं, अमाइनो एसिड्स की पूरी चेन होती है जिससे प्रोटीन्स बनते हैं। तो क्या लेके आएगा, ये किस चीज का ट्रांसफर होगा, अमाइनो एसिड्स लेके आएगा, है ना। तो ट्रांसफर आरएनए का ये काम होता है, इट ब्रिंग्स द अमाइनो एसिड्स टू बी जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रांसलेशन में, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं। अब आगे की जो वीडियो है वो, जो आगे के जो टॉपिक्स हैं वो अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में कवर अप होंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना कि हाँ आपको समझ में आया। कोई डाउट है तो मैं आपका क्लियर कर दूंगी कमेंट्स में, हाँ मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड होगा, तो स्टे ट्यून्ड, बाय, ऑल द बेस्ट।